Hello everyone. In today's class, we are discussing our class 12, chapter 5, that is surface chemistry. तो what is surface chemistry? Surface chemistry, chemistry से तो आप लोग सब लोग related हो. लेकिन what is surface chemistry? Surface chemistry is the surface phenomena, यानी कि it is a branch of chemistry जहां पे हम सिर्फ डील करने वाले हैं जो फिनोमिना जो रिएक्शंस होंगी ओनली ऑन द एक्ट करेंगी कहां पे सरफेस पे. कहां पे? सरफेस पे. तो सरफेस केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास में सबसे बेस्ट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, दैट इज एब्जॉर्प्शन. सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? आपने एब्जॉर्प्शन तो पढ़ा होगा, ए बी पढ़ा होगा आपने, पर ये ए डी दैट इज एब्जॉर्प्शन है. एब्जॉर्प्शन तो क्या आता है? किसी चीज को फुल्ली अपने अंदर क्या कर लेना, थ्रू आउट द एक्यूमुलेशन कर लेना. पर लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इट इज जस्ट अ सरफेस फिनोमिना, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होगा. सपोज एक सरफेस है, यहाँ के सरफेस पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स कहाँ एक्यूमुलेट हुए, सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पे, दैट इज एब्जॉर्प्शन. तो लाइक सॉल्यूशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, दैट इज सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हमारे पास में दो चीजें आएंगी, दैट इज एब्जॉर्बेट और दैट वन इज एब्जॉर्बेंट. सो व्हाट इज एब्जॉर्बेट? एब्जॉर्बेट लाइक जो सोल्यूट एक्ट करता था किसमें, सॉल्यूशन में, वैसे ही हमारे पास में एब्जॉर्बेट एक्ट करेगा किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर. और जो सॉल्वेंट एक्ट करता था सॉल्यूशन में वो हमारे पास में एक्ट करेगा एब्जॉर्बेंट. यानी कि आप इसको अदर वर्ड्स में ऐसे कह सकते हो कि जो कम अमाउंट में होगा दैट इज एब्जॉर्बेंट एंड जो ज्यादा अमाउंट में होगा दैट इज एब्जॉर्बेंट. या एक और आप चीज कह सकते हो कि एब्जॉर्बेंट क्या होता है कि जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा होता है, जो सब्सटेंस यानी कि स्मॉल सर्कल्स है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेंट. और जिसके ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा है दैट इज एब्जॉर्बेंट, यानी कि ये चीज. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद एक हमारे पास में नेक्स्ट आता है दैट इज डिसऑर्प्शन. डिसऑर्प्शन का मतलब डिसऑर्ब करना, यानी कि जहां पे अगर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है वहां से एब्जॉर्बेंट को अलग करना, वहां से एब्जॉर्बेंट को अलग करना, दैट इज डिसऑर्प्शन. तो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस आता है हमारे पास में दैट इज सोर्प्शन. सोर्प्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन होती है. सोर्प्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन होती है. सो एब्जॉर्प्शन क्लियर करते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है. एब्जॉर्प्शन तो क्या थी, सिंपल एक सरफेस फिनोमेना थी, पर लेकिन एब्जॉर्प्शन होती है ये पूरे थ्रू आउट द मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होते हैं और वो कहां होते हैं, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल. तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. देखना, एब्जॉर्प्शन हमारे पास में दो टाइप के होते हैं. वन इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड सेकेंड इज केमिकल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दैट एब्जॉर्प्शन एक ऐसा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जहां पे वीक वंडरफुल फोर्सेस की हेल्प से वहां क्या आ रहा हो, एब्जॉर्प्शन हो रहा हो. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जहां पे वीक वंडरफुल फोर्सेस से हमारे क्या हो, एब्जॉर्प्शन प्रेस टेक्स प्लेस कर रहा हो. और व्हाट इज केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होने वाला है, जहां पे फोर्सेस सिमिलर टू आर केमिकल बॉन्ड, इनकी जो हमारे केमिकल बॉन्ड बनाने में जो फोर्सेस यूज होते थे उस अगर प्रोसेस से अगर हमारे क्या हो रहा है, उस फोर्सेस से या केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन की टाइप से अगर हमारे पास में कोई एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन. क्या बोलते हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन. पहला डिफरेंस क्लियर आया. ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि अगर एक बार इनको हो गए तो हम इसको वापस कर सकते हैं, जबकि केमिकल आर परमानेंट, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस. अगर कि जो हमारे पास में इजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती है, एज वी नो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस, यानी कि जो गैस को ठंडा करने पर, प्रेशर बढ़ाने पर जो इजिली लिक्विफाई हो जाती है उनको क्या बोलते हैं, इजिली लिक्विफाइबल गैस. और अगर वो इजिली लिक्विफाइबल गैस होगी तो हमारे पास में वहां पे क्या होगा,
एड्जॉर्प्शन की, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की क्या होगी, प्रेफरेंस ज्यादा होने वाली है। बट व्हाट इज द केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन? हाँ जी, व्हाट इज द केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन? इसके अंदर क्या होता है कि नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्वियस बात है, परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, इसको ज्यादा किसी से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, तो अब आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आर एड्सॉर्प्शन, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग आर एड्सॉर्प्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डालते हैं। देखो फर्स्ट फैक्टर आता है दैट इज नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास में नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस is simply any easily liquefiable gases are more likely to be adsorbed on any surface. Then next आता है हमारे पास में nature of adsorbent. Second is nature of adsorbent. आप नेचर ऑफ गैस की जगह ये भी बोल सकते हो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो व्हाट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट? क्या होता है, जितना भी अमाउंट को या जितनी भी एक्सटेंट को क्या करेगा कि नेचर ऑफ गैस या किसी भी एड्सॉर्बेंट को अपने अंदर एड्सॉर्ब करना, दैट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। जिस लाइक हम करके आए लाइक दिस ऑल्सो लाइक वाला, लाइक पोलर पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, तो वो चीज अगर यहाँ पे कंसिडर होती है तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। फिर आता है थर्ड इज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? ठीक है, वैसे एड्सॉर्प्शन, एक लाइन यहां से सुनना, एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक, यानी कि एक्सो मीन्स बाहर निकलना, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, हीट बाहर निकलेगी, हमें एनर्जी सिस्टम हमारा देगा हमें, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, और एड्सॉर्प्शन क्या है, एक ऑब्वियसली क्या ऑलरेडी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने वहां पे टेम्परेचर को कम ज्यादा किया तो वहां पे टेम्परेचर का रिलेशन तो आ रहा है, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी क्या होगी, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑब्वियस ही बात है, जिसके ऑलरेडी उसका बहुत सारी एनर्जी है, उसमें ऊपर से कह सकते हो आप वो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस आते हैं, दैट इज रेड बुल। ठीक है, एक बंदे के पास फुल एनर्जी है, रेड बुल और पी ली तो वो वॉमिटिंग ही करने वाला ना, तो दैट इज द केस इन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब होता है कि किसी भी एड्सॉर्बेंट की एक्टिवेटिंग पावर यानी कि एड्सॉर्बेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एक्टिवेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ प्रोसेस प्रेशर। ये वजह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वाला। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और आ भी जाता है कई बार। नेक्स्ट तो आता है हमारे पास में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, द एक्सटेंट ऑफ adsorption of a gas per unit mass. The extent of adsorption of a gas per unit mass depends upon the pressure of gas. Depends upon the pressure of gas. देखना बच्चे, ना तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टली है ना कुछ इनवर्सली है, यहाँ पे कुछ रिलेशंस आ रहे हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं। देखना, इस चीज को ही हम क्या करते हैं, फ्रेंडलिच आइसोथर्म्स बोलते हैं। फ्रेंडलिच आइसोथर्म फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज आइसोथर्म्स एक ऐसे ग्राफ्स हैं जहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे व्हाट इज दिस एड्सॉर्प्शन पर यूनिट मास
क्या होगा, रिलेट करेगा या हम ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्म मींस आइसो टेम्परेचर, किसके बीच में, इसके बीच में और हमारे प्रेशर के बीच में। तो हमारे पास फेवरेबल कुछ 3 केसेस आते हैं। ऑब्वियस ही बात है, या तो बिल्कुल लो प्रेशर, या बहुत हाई प्रेशर, या लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में। हमारे पास में 3 ऑब्जर्वेशन आई। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये आई कि एट लो प्रेशर, देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं, लो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारे प्रेशर के। तो लो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन यूनिट पर मास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास में प्रोसेस क्या हो जाए बहुत ज्यादा, मतलब प्रेशर क्या हो जाए बहुत हाई हो जाए। बहुत ज्यादा हाई होने पर क्या होता है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि P की पावर बिल्कुल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। जब P की पावर 0 आप कह सकते हो इज इक्वल टू P, दैट इज कांस्टेंट। ये दो तो इजी थे, पर लेकिन जो लास्ट आ रहा है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, वो थोड़ा ध्यान से देखना। इंटरमीडिएट प्रेशर मींस मतलब कि बीच का, ना तो ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा ये रेशो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की फ्रैक्शनल पावर्स में, प्रेशर की फ्रैक्शनल पावर्स में। तो यानी फ्रैक्शनल पावर्स मींस यानी 1/n, जैसे जैसे क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे n की पावर बढ़ती जा रही है, इसकी क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखना, इसको प्रोपोर्शनलिटी उठाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज Kp1/n, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लॉग लेंगे एंड लॉग लेंगे, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज log x/m इज इक्वल टू 1 log k प्लस log p। p की पावर 1/n है और हमें पता log की प्रॉपर्टी, अगर पावर में क्या आ जाए 1/n तो बाहर क्या आ जाता है 1/n। ये आया हमारे पास, ठीक है। ये तो क्या था, फ्रेंडिश आइसोथर्म की हमारे पास में इक्वेशन। देखना बच्चे, आप इसको रिलेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, कौन सी होती थी वो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी इससे रिलेट करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी m की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/9, और y हमारे पास में log x/m हो गया, log p हो गया, x हो गया, और c क्या होगा, log k कांस्टेंट हो गया। यही चीज होती थी। तो देखना ग्राफ इसका कैसे बनेगा, अगर इस साइड हमारे पास में log x/m जा रहा है और इस साइड में जा रहा है log p, तो ग्राफ देखना बिल्कुल 0 से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज एक कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास में यहाँ पे। तो देखना यहां से ऐसे जाएगा ग्राफ, फिर जो हमारी स्लोप होने वाली है यानी कि m की वैल्यू होगी दैट इज 1/n। तो log k यानी कि वो इंटरसेप्ट होगा, दैट इज log k, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान से क्लियर करो इसे। इसी के बेस पे आप कर सकते हो दैट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ये तो हमारे किसके लिए था, गैस के लिए था। सॉल्यूशन फ्रॉम किसके बेस पे करने वाले हो आप, सॉलिड्स के बेस पे और लिक्विड के बेस पे, ठीक है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस प्रेशर 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 प्रेशर। आपको फाइनली ये एक इक्वेशन मिली थी इसमें, किसमें, प्रेशर में। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक सी लग जाएगा, प्रेशर की जगह क्या लग जाएगा, सी, दैट इज सी इज फॉर कंसंट्रेशन, बिकॉज हम प्रेशर तो गैस में कंसिडर करते थे और सॉलिड्स और लिक्विड में क्या कंसिडर करेंगे,
कंसंट्रेशन, क्या कंसिडर करेंगे, कंसंट्रेशन। सेम टाइप का ग्राफ बनेगा, बस प्रेशर की जगह क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा, देयर इज नॉट एनी चेंज, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि हमारे पास में एड्सॉर्प्शन की यूज क्यों होता है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, यानी किसी भी सब्सटेंस को डिसकलर करने के लिए हम यूज करते हैं एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट इज इन गैस मास्क, आज तो हमारे पास कोविड वाला केस चल रहा है, तो गैस मास्क वगैरह सब लोग क्या होंगे, इससे सब फॉलो थ्रू होंगे, दैट इज इन गैस मास्क। आपको पता होगा कि अगर चारकोल के फाइनली पार्टिकल्स हम क्या डालते हैं हमारे मास्क में डालते हैं, दैट इज हम बोलते हैं फिल्टर वाला मास्क, N95 मास्क। उससे क्या होता है, वो गैस मास्क होता है जहां पे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, हार्मफुल गैसेस को क्या करता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब नहीं एड्सॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट इज इन सेपरेटिंग नोबल गैसेस, इन सेपरेटिंग नोबल गैसेस, ठीक है। और नेक्स्ट इन डाइंग ऑफ क्लॉथ्स, मतलब कपड़ों को कलर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इन डाइंग ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एक्चुअली बच्चे कैटालिसिस आपके टॉपिक कट चुका है इस बार सिलेबस से, जस्ट आपको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बच्चे एक ना एक्सपेरिमेंट होता है जो आपकी लैब में होता है अवेलेबल, ठीक है। इन फर्दर क्लासेस बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप ये पढ़ने वाले हो। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि पिगमेंट्स को सेपरेट करना, यानी लीफ के पिगमेंट्स को सेपरेट करना, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। मतलब थिन लेयर को आप किसी चीज को सेपरेट करना है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। इन क्रोमेटोग्राफ, ठीक है। तो और भी आते हैं हमारे पास में क्रिएटिंग हाई वैक्यूम, यानी कि ऑब्वियस बात है मॉइस्चर को पूरा अपने अंदर कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। इन फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेसेस आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, इनके अलावा आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास में एड्सॉर्प्शन और सरफेस केमिस्ट्री का कह सकते हो एक टॉपिक कह सकते हो, ठीक है। तो मे बी क्या हो, नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एज आई एम, मुझे पता चला था कि आपके फर्स्ट सेकंड और 9th चैप्टर आपका हो चुका है, तो थर्ड चैप्टर फर्स्ट सेकंड और 9th हो चुका है। थर्ड चैप्टर इज कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स करवा दिए हैं। इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। वेरी इजी चैप्टर, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर माय क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।